सर्वप्रथम आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को अवगत करवा देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा हिंदी साहित्य की प्रत्येक परीक्षा के लिए एक बुकलेट भी तैयार कर दी गई है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा इस बुकलेट को लेने हेतु तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो और सारी क्वेरी इससे संबंधित प्राप्त कर सकते हो। हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं जो पी बाई क्यू सीरीज है। बार बार जोर देकर कहूँगा जो ये पी बाई क्यू सीरीज है ये किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। चाहे आप तैयारी कर रहे हो एलटी टेट एलटी कमीशन या फिर पीजीटी हिंदी के लिए तो वहाँ पर आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। यहीं तक नहीं, अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी भी करोगे वहाँ पर भी आपको इस तरह के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए आप ध्यान से इनको देखिएगा, अपनी कॉपी पे नोट करते रहिएगा। ये जो सीरीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो ध्यान से आप इनको देखते रहिए। आपको इस समय नॉर्मल ये लेक्चर लग रहे होंगे, परंतु जब परीक्षा के समय में आप देखोगे काफ़ी सारे प्रश्न आपको यहाँ से रिपीट होते हुए नजर आएंगे। इसलिए सारे जो क्वेश्चन हैं अगर आते हैं उन्हें चाहे आप छोड़ देना, अगर नहीं आते हैं तो उन्हें अपनी कॉपी पे नोट अवश्य करते रहना, आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पेजेस के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है आज, तितली उपन्यास के लेखक कौन हैं? पहले तो ध्यान रखना है कि जो ये उपन्यास है तितली, ठीक है, पूछा जाता है कई बार तितली किस विधा की रचना है। ये उपन्यास विधा की रचना है। कौन इसके उपन्यासकार होंगे? तो ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। जो जयशंकर प्रसाद है, अधिकतर आप ये सोचते होंगे कि जयशंकर प्रसाद मुख्यतः काव्यकार या फिर नाटककार के तौर पर जाने जाते हैं। नहीं दोस्तों, जयशंकर प्रसाद है, इनके द्वारा उपन्यास भी लिखे गए थे, कहानी भी लिखी गई थी, नाटक भी लिखे गए थे और काव्य भी लिखे गए थे। काव्य में जो इनका प्रमुख माना जाता है तो कामायनी, ठीक, और जो प्रमुख इनके नाटक के तौर पर जाने जाते हैं तो वो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी होती है। और जो प्रमुख उपन्यास है तो तितली इनकी प्रमुख उपन्यास के तौर पर जाना जाता है। और कहानियां भी इनके द्वारा कई प्रसिद्ध कहानियां लिखी गई हैं। जैसे एक इनकी प्रमुख कहानी मुझे याद आ रही है, कौन सी है वो? चंदा कहानी। चंदा कहानी के पात्र है, मुझे प्रॉपर उस कहानी का नाम याद नहीं आ रहा है। चंदा उस कहानी के पात्र है, परंतु काफी चर्चित कहानी है वो। जैसे कि आकाशदीप हो गई, उस कहानी का जो प्रमुख पात्र है चंदा है। आकाशदीप, चंदा, ये प्रमुख कहानी और पात्र होगी। और ग्राम, ये भी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 102, इसमें क्या पूछा गया है? संत काव्यधारा में सबसे शिक्षित कवि माने जाते हैं। पता ही होगा आपको, जो संत काव्यधारा है इसमें अधिकतर ऐसे कवि या विद्वान होते थे जो निरक्षर होते थे या अशिक्षित होते थे, परंतु एक ऐसे भी विद्वान माने गए हैं, एक ऐसे भी कवि माने गए हैं जो संत काव्यधारा में सबसे शिक्षित और अधिकतर पढ़े हुए थे। कौन थे वो? तो वो थे सुंदरदास। कौन थे? सुंदरदास। 102 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी। जो सुंदरदास है, ना केवल ये शिक्षित थे अपितु काफी देखने में सुंदर भी थे। ठीक है, ऐसे कम ही कवि या फिर संत माने गए हैं जो हर चीज में निपुण हो। और जब ये काव्य रचना करते थे तो वो भी काफी सुंदर इनकी काव्य रचनाएं होती थी। संत काव्यधारा के प्रवर्तक के तौर पर किसे जाना जाता है वो आप अवश्य बताइएगा कमेंट करके। फिर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 103। क्या पूछा गया है इसमें? मधुमालती के लेखक कौन है? जो रचना है मधुमालती, ये आपकी प्रेमाख्यानक काव्यधारा के अंतर्गत लिखी गई रचना है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, भक्ति काव्य के अंतर्गत है प्रेमाख्यानक काव्यधारा। तो जो मधुमालती है ये किसके द्वारा रचित रचना मानी जाती है? तो ये मानी जाती है मंझन के द्वारा। किसके द्वारा? मंझन, काफी महत्वपूर्ण होगी। और जो जायसी है, इनकी अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये आ गया आपका, पद्मावत में कुल कितने खंड है? पहले तो ध्यान रखिएगा, जो पद्मावत है यह महाकाव्यात्मक रचना है। दूसरी ये बात, ये अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। तीसरा है, पद्मावत में कुल कितने खंड है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, 104 का होगा डी।
क्योंकि 59 के आसपास इसमें खंड माने जाते हैं, यहाँ पर 58 दिया गया है, तो ये सही होगा विकल्प डी। कई बार पूछा जाता है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी है ये किसके समकालीन माने जाते हैं। तो जो आपके मुगल जितने भी जैसे बाबर हो गए, हुमायूं हो गए, बाबर नहीं हुमायूं के समकालीन माने जाते हैं, और शेरशाह सूरी के समकालीन माने जाते हैं, तो ये ध्यान रखना आपने। प्रश्न संख्या 105, सुमित्रा नंदन पंत की वह रचना कौन सी है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। इससे आपको स्पष्ट हो जाता है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। किस रचना पर मिला था? चिदम्बरा। किस पर? चिदम्बरा। ध्यान रखिएगा, चिदम्बरा, कला और भूरा चांद, लोकायतन, युगवाणी, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह माने गए हैं। परिवर्तन इनकी प्रसिद्ध कविता मानी गई है, ठीक है। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। उत्तरांचल प्रदेश पहले उत्तराखंड को कहा जाता था। प्रश्न संख्या 106, क्या पूछा गया है इसमें? यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा। चर्चित काव्यांश किस कवि द्वारा रचित है? तो जो ये काव्यांश है किसके द्वारा रचित है? दुष्यंत कुमार के द्वारा। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, वीडियो को बढ़ाने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आपने जो हमारी बुकलेट हार्ड कॉपी पे जो अवेलेबल है उसे परचेज नहीं किया है तो आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि जो बुकलेट है ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे एलटी कैट की तैयारी कर रहे हो आप, एलटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर पीजीटी हिंदी के लिए। व्हाट्सएप ने जो व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप कॉन्टैक्ट कर लेना। अगर आपने ली है तो ठीक है, नहीं ली तो आप ले लेना, अवश्य आपको फायदा होगा उससे। प्रश्न 107, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? ये भी ध्यान रखिएगा, झूठा सच है किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। किसकी ये रचना हो जाएगी? तो ये हो जाएगी यशपाल जी की। जो झूठा सच है 2 भागों में लिखा गया था, एक 1958 और दूसरा 1960, और यशपाल जी के द्वारा लिखित है, और सांप्रदायिकता पर आधारित ये रचना होगी। भारत विभाजन और सांप्रदायिकता आप ये कह सकते हो। सांप्रदायिकता अधिक इसमें देखने के लिए मिलती है। तारा, ओमपुरी इसके प्रमुख पात्र होंगे। शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं ये बतलाना है यहाँ पर। आप सभी अच्छे से वाकिफ होंगे कि शब्द शक्तियाँ होती हैं 3 प्रकार की, ठीक है, 3। अगला है 9, 109, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष शून। पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? काफी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये। अधिकतर अलंकार जब पूछा गया तो वहां पर ये पंक्तियां आती हैं। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष शून। तो जो सही विकल्प होगा यहाँ पर श्लेष अलंकार। अगला है 110, मातृभाषा का अनादर माँ का अनादर है, वक्तव्य किसका होगा? तो जो प्रस्तुत वक्तव्य होगा ये किसका होगा ये बताना है यहाँ पर। तो जो ये वक्तव्य दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि जो मातृभाषा का अनादर करता है वो माँ का अनादर करता है। अगला प्रश्न है 111, क्या पूछा गया है इसमें? किस कवि को लोकनायक कहा गया है? किस कवि को लोकनायक कहा गया है? तो देखिए ये भी सिंपल सा प्रश्न है। लोकनायक कहा जाता है तुलसीदास को। किसे कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है लोकनायक। क्यों? क्योंकि इन्होंने समन्वय की जो भावना थी सभी में प्रचलित की थी, इसलिए इन्हें लोकनायक कहा जाता है। इन्होंने सगुण निर्गुण, द्वैत अद्वैत, कोई भी जो जिसमें द्वंद्व होता था उसे समन्वय किया था, बीच का रास्ता निकाला था इन्होंने हर चीज में। इनके द्वारा प्रमुख तौर पर राम भक्ति काव्यधारा का प्रचार प्रसार किया गया, और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है जो हर घर में आजकल देखने के लिए मिलती है तो वो कौन सी है? रामचरितमानस। अवधी भाषा में इसे लिखा गया था और काफी महत्वपूर्ण है। इसमें कितने कांड हैं? 7 कांड हैं, ये भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न 112, सुप्रसिद्ध कविता झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान के किस कविता संग्रह में संकलित है? सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है
कि जो प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी, ठीक है, ये किसकी रचना होगी झांसी की रानी? तो ये हो जाएगी सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता, प्रसिद्ध और चर्चित है ये। पूछा गया है किस कविता संग्रह में संकलित किया गया है इसे? तो जो इसे संकलित किया गया है तो वो किया गया है मुकुल में। किसमें? मुकुल में। मुकुल काव्य संग्रह है, इसके अंतर्गत झांसी की रानी जो कविता है इसे संग्रहित किया गया है। बाकी त्रिधारा, समर्पण, बिखरे मोती, मुकुल, ये सारे के सारे सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य संग्रह होंगे। और जो सुभद्रा कुमारी चौहान है ये किसके समकालीन मानी जाती हैं? तो ये मानी जाती हैं किसकी? महादेवी वर्मा के। एक तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा की सीनियर थी और जो महादेवी वर्मा है ये जूनियर थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म पूछा जाता है कई बार। 1905 के आसपास इनका जन्म माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न 113, साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, गीत किसने लिखा है? प्रसिद्ध और प्रोत्साहित करने वाला गीत है ये। और ये जो प्रश्न है ना बार बार रिपीट भी होता है परीक्षा में। तो जो 113 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका साहिर लुधियानवी का होगा ये गीत। किसका? साहिर लुधियानवी का, इसलिए विकल्प भी सही होगा यहाँ। अगला है 114, ये भी मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है एलटी टेट का। वैष्णव जन तो तेन कहिए प्रसिद्ध पंक्ति भक्ति गीत की रचना किसने की? यह है वैष्णव जन तो तेने कहिए प्रसिद्ध भक्ति गीत की रचना किसने की? तो ये जो सही विकल्प होगा 114 का तो ये हो जाएगा आपका नरसिंह मेहता के द्वारा ये गीत लिखा गया था या रचना की गई थी इन पंक्तियों की। और महात्मा गांधी इसका ज्यादातर व्याख्यान करते थे, इसलिए काफी चर्चित हुआ था ये दोनों प्रश्न काफी पूछे जाते हैं एलटी कैट में, तो ध्यान रखना है आपने इन प्रश्नों का। अगला प्रश्न देखिए 115, प्रसिद्ध हिंदी फिल्म देवदास किसके उपन्यास पर आधारित है? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार सही जो विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ये होगा शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय इनका उपन्यास है देवदास, इनका उपन्यास है, इसके ऊपर आधारित है देवदास जो फिल्म बनी थी वो। जो शरदचंद्र है ये बांग्ला साहित्य के अंतर्गत काफी चर्चित है। जिस प्रकार से हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रेमचंद है उसी प्रकार से बांग्ला साहित्य में शरदचंद्र चट्टोपाध्याय माने जाते हैं। ठीक है। और जो शरदचंद्र चट्टोपाध्याय इनके जीवन पर आधारित एक जीवनी मानी गई है। कौन सी है वो? तो वो है आवारा मसीहा। ठीक है। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। किसके द्वारा इसे लिखा गया था? प्रभाकर माचवे के द्वारा। अगला प्रश्न है 116, प्रेमचंद के किस कहानी संग्रह की प्रतियां अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त करके जला दी गई थी? तो सही विकल्प कौन सा होगा यहाँ पर? तो जो 116 का सही विकल्प होगा सोजे वतन। सोजे वतन जो कहानी संग्रह है, क्या है? कहानी संग्रह है। और अंग्रेजी सरकार के द्वारा इसे जब्त किया गया था, इसकी प्रतियों को, और फिर जला दिया गया था। क्यों जलाया गया था? कहा गया था इसमें जो देश विरोधी चीजें लिखी गई हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, इसलिए हम इसे जला रहे हैं। ठीक है। बाकी सप्त सरोज, सोजे वतन, प्रेम पूर्णिमा, नवनिधि हिंदी, ये सारे कहानी संग्रह किसके होंगे? मुंशी प्रेमचंद्र के। अगला प्रश्न देखिएगा 117, इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है नाट्य शास्त्र में धीर ललित, धीरोदात, धीर प्रशांत आदि किसके प्रकार माने गए हैं? जो तीन प्रमुख ये गुण हैं, धीर ललित, धीरोदात, धीर प्रशांत, ये किसके गुण हैं? ये होंगे आपके नायक के गुण। किसके? नायक के। तो सही विकल्प होगा सी। अगला प्रश्न है 118, क्या पूछा गया है? अंडे के छिलके एकांकी किसने लिखी? पहले तो ध्यान रखिए जो अंडे के छिलके है ये किस विधा की रचना है? एकांकी विधा की रचना है।
ये एक प्रकार से नाटक ही होता है, परंतु इसमें एक अंक होता है, इसे एकांकी कहा जाता है। तो अंडे के छिलके जो एकांकी है मोहन राकेश की होगी। किसकी? मोहन राकेश की। मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक भी हैं आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, और आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, और कौन सा रहेगा, लहरों के राजहंस। ये 3 इनके प्रसिद्ध नाटक माने गए हैं, इसलिए इन्हें एक तरह से नाटक का प्रचारक भी माना जाता है, या फिर नाटक सम्राट भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन 3 नाटकों के कारण ये हिंदी साहित्य में अमर हो गए थे। अगला प्रश्न 119, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपने बताना है कवयित्री किस प्रकार से लिखा जाता है। विकल्प ए गलत, विकल्प बी गलत, विकल्प सी गलत, विकल्प डी ये सही होगा। इस प्रकार से लिखा जाता है कवयित्री। रिपीटेड प्रश्न है ये परीक्षा का, इसलिए ध्यान रखना, आपने बार बार पूछा जाता है इसे। अगला प्रश्न 120, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। पंक्तियां किसकी होंगी? तो सही जो विकल्प होगा 120 का, तो वो हो जाएगा कुंभन दास। जो कुंभन दास थे, इन्होंने ये पंक्तियां कही थी। क्यों कही थी पंक्तियां ये इसलिए कही थी, एक बार ऐसा होता है जैसे कि अकबर है, अकबर इन्हें अपने दरबार में बुलाते हैं, फरमान सुना देते हैं कि आपको दरबार में आना है मेरे। क्यों? क्योंकि अकबर ने इनका काफी नाम सुना था कि बहुत अच्छा ये भक्ति करते हैं, और अपने मतलब गानों के द्वारा, अपने भजनों के द्वारा काफी चर्चित भी हैं। तो अकबर को इनसे मिलने का मन हो गया। तो पहले जमाने में राजा महाराजा ऐसे होते थे ना, उन्हें मिलना होता था तो उन्हीं बंदे को बोल देते थे कि भाई आजा तू मेरे दरबार में आके रहने लग जा, या फिर जो कुछ प्रतिभा तुम्हारे अंदर है तो सुना दो तुम मुझे। तो जो ये जैसे कि भक्त हो गए, संत हो गए, कबीर दास, कुंभन दास, परमानंद दास, मीराबाई, ये ऐसे नहीं होते थे कि किसी के कहने पर वहां पर चले जाएं। राजा महाराजाओं से प्रभावित नहीं होते थे ये, परंतु इन्हें या तो उठा दिया जाता था या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाती थी कि तुम्हें आना ही पड़ेगा, जिस कारण जो कुंभन दास है इन्हें इनके दरबार में जाना पड़ता है। ठीक है। जब ये वहां पर जाते हैं अकबर के दरबार में, फतेहपुर सीकरी, कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में जाते हैं कुंभन दास, या फिर इनको जबरदस्ती ले जाया जाता है। तो ये उनके दरबार में जाकर कहते हैं, संतन को कहा सीकरी सो काम। अरे संतों को सीकरी में क्या काम है? हमारा काम तो सीकरी में नहीं है, फतेहपुर सीकरी में, तो तुम काहे हमें जबरदस्ती बुलाते हो, हमें ले आते हो? हमारे तुम्हारे यहाँ पर आने से आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। तुम्हारे यहाँ आने जाने से तो हमारी पन्हैया टूट जाती हैं, और जो हरि नाम है वो हम भूलने लगते हैं। हमें तुम्हारे राजपाट से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए ना तू हमें परेशान करो, ना हम तुम्हें परेशान करेंगे, हमें भक्ति में लगे रहने दीजिए। इस तरह की पंक्ति कही थी, और जिससे अकबर काफी प्रभावित भी हो गया था। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। एक आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछता हूँ मैं आपसे, कि जो अकबर था इसके द्वारा सभी धर्मों को मिलाकर एक धर्म बनाया गया था, ठीक है, उसका नाम बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, आपको शायद आता हो या नहीं आता हो तो अवश्य कमेंट करिए, नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। दीन ए इलाही, ये धर्म इन्होंने, अकबर ने सभी धर्मों की विशेषताओं को लेकर बनाया था, दीन ए इलाही। अगला प्रश्न देखिए 121, क्या पूछा गया है 121 में। यहाँ से आ गया आपका जी के सेक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नाको झील किस जिले में स्थित है? नाको झील किस जिले में स्थित है ये बतलाना है। नॉर्मल सा प्रश्न है, हार्ड नहीं है। तो जो नाको झील होगी आपकी किन्नौर में, कहाँ पर? किन्नौर में, विकल्प ए सही होगा। किन्नौर में ही हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है। कौन सी है वो? शिल्ला चोटी। अगला प्रश्न है 122, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो जो ये सम्मेलन हुआ था 1961 में। कब? 1961 में। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा, 1961। फिर देखिए अगला प्रश्न 123, WHO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर? तो 123 का जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा जिनेवा में। अगला प्रश्न है 124। यूनिसेफ यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो जो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी तो ये हुई थी आपकी 1946 में। कब? 1946 में। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला जो प्रश्न है 125, इसमें क्या पूछा गया है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जो 125 का सही विकल्प होगा ना तो वो होगा हॉकी। परंतु वर्तमान समय में हॉकी की उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। सबसे अच्छा जो स्थिति वर्तमान समय में भारत में किसी खेल की है तो वो कौन सा है? क्रिकेट। हाल ही में यहाँ से चलिए थोड़े से आपको प्रश्न बता देता हूँ। हाल ही में भारत के द्वारा T20 वर्ल्ड कप जीता गया था, ठीक है? तो किसको हरा के? तो जो भारत ने T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो इसमें इन्होंने हराया था साउथ अफ्रीका को। इसी के साथ ये अधिकतर मैच कहाँ कहाँ हुए थे? जैसे कि वेस्ट इंडीज में हुए थे, यूएसए में हुए थे, ठीक है? तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ याद ये भी रखिएगा आप, आईपीएल हुआ था, आईपीएल। इसमें कौन सी टीम विजेता बनी थी? आईपीएल में जो टीम विजेता बनी थी तो वो थी आपकी कोलकाता नाइट राइडर्स। इसी के साथ और भी आपको तथ्य यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि खेल पूछे जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये जो वर्तमान समय 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, जो 2024 में ही टोक्यो ओलंपिक भी हुए थे। कहाँ पर हुए थे? टोक्यो। कहाँ पर है? जापान में है टोक्यो ओलंपिक। नहीं, टोक्यो ओलंपिक तो अभी नहीं हुए थे, ये पीछे हुए थे। पेरिस ओलंपिक हुए थे। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। टोक्यो ओलंपिक पीछे हुए थे और ये हुए पेरिस ओलंपिक। क्योंकि मुझे यहाँ से याद आ गया कि जो टोक्यो ओलंपिक है इसमें भारत ने एकमात्र गोल्ड जीता था। वो किस में जीता था? जेवलिन थ्रो में। कौन थे वो जिन्होंने गोल्ड जीता था? नीरज चोपड़ा। इस बार जो पेरिस ओलंपिक हुआ इसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता या नहीं? नहीं, इस बार भारत ने कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। क्यों? क्योंकि देखिए जो गोल्ड मेडल भारत जीता था जेवलिन थ्रो में जीता था, तो उसमें जो जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता तो वो जीता पाकिस्तान ने। अशरद नदीम करके कोई इनका जो जेवलियन था उसने गोल्ड मेडल जीता। और भारत ने क्या जीता इस बार? एक सिल्वर मेडल जीता, बाकी बाकी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल ही जीते भारत ने, ठीक है? हॉकी में भी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये भी ध्यान रखना है। किसको हराया था हॉकी में भारत ने? तो स्पेन को हराया था। ये भी तथ्य याद रखिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको यहाँ से प्रश्न एक या दो अवश्य परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। जीके सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 126। लुकिंग बैक किसकी आत्मकथा है? तो जो लुकिंग बैक है ये जो आत्मकथा होगी ये होगी आपकी मेहरचंद महाजन की। किसकी? मेहरचंद महाजन की। विकल्प बी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए 127। सतलुज नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर बहती है सतलुज नदी भी, तो इसका उद्गम स्थान पूछा गया है। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा मानसरोवर। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ 128। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। तो ये होगा आपका सोलन में। कहाँ पर? सोलन में। विकल्प डी। शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? जो शोभा सिंह आर्ट गैलरी है ये आपकी अंद्रेटा। कहाँ है अंद्रेटा? कांगड़ा में। अंद्रेटा कांगड़ा में है। देखिएगा यहाँ से कुछ एक और तथ्य आपको बता देता हूँ। अभी वर्तमान समय में देखिए बरसात का मौसम है, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बरसात होती है तो इससे यहाँ पर काफ़ी नुकसान भी होता है।
तो कुछ एक जो प्रसिद्ध नाम है जो यहाँ पर आपसे परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं कि मलाना मलाना डैम फटा था, जिस कारण मलाना में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जो निचले क्षेत्र थे वहां पर कई घर भी बह गए थे इस स्थिति के कारण। तो मलाना कहाँ पर है? कुल्लू में है। समेज करके एक एरिया था, समेज, जो रामपुर में था। ठीक है, रामपुर, रामपुर कहाँ है? शिमला में है समेज। वहां पर भी काफी लोग मारे गए थे बाढ़ में। और फिर बागीपुल निरमंड, यहाँ पर भी बाढ़ आ गई थी, बादल फट गया था, जिस कारण यहाँ पर भी काफी लोग मारे गए थे। तो इसका ध्यान रखना। निरमंड कुल्लू में है, मलाना कुल्लू में है, समेज या फिर रामपुर कहाँ है? ये शिमला में है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो करंट अफेयर किस तरह से पूछे जाते हैं, जो एक तो जगह पूछी जाती है, जीके के साथ रिलेट करके करंट अफेयर पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर जो भरमौर है कहाँ पर है? चंबा में है। 84 मंदिर भरमौर में है। करसोग कहाँ पर है? मंडी में। करसोग में ही आपको शिकारी माता का मंदिर देखने के लिए मिलेगा। राजगढ़ कहाँ है? सिरमौर में। राजगढ़ में सीमेंट की फैक्ट्री है, इसलिए ये भी नाम काफी चर्चित रहता है। इसे यहाँ पर आड़ू की भी काफी खेती होती है, तो इसलिए इसको जाना जाता है। अगला देखिए प्रश्न 130, क्या पूछा गया है इसमें? निम्नलिखित में से मंडी जिले का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? लुड्डी, झमाकड़ा, डंडा रस, गिद्दा। तो जो 130 का सही विकल्प होगा लुड्डी। जो लुड्डी है ये मंडी जिले का नृत्य होगा। मंडी जिले का नृत्य है लुड्डी। विकल्प ए। एक प्रश्न और आपसे यहाँ पर पूछूंगा, जितने भी प्रश्न पूछता हूँ इनके उत्तर अवश्य दीजिएगा। जो नाटी है ये मुख्यतः हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रचलित है? ठीक है, वैसे तो हर एक जिला में है, परंतु एक जिला स्पेशल है इस चीज के लिए, नाटी के लिए। यहाँ पर नाटी का विश्व रिकॉर्ड भी बना था। ठीक है, क्योंकि कई हजार महिलाओं ने एक साथ नाटी की थी। यहाँ पर एक प्रसिद्ध ग्राउंड भी है इस जिले में, तो आप बताइएगा। अगला प्रश्न है 131, 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 KB में कितने बाइट होते हैं ये बताना है, KB में। तो जो 131 का सही विकल्प होगा तो वो होगा 1024, 1024 बाइट होते हैं 1 किलो बाइट में। तो 20 सही विकल्प है यहाँ। अगला प्रश्न 132, शिमला सम्मेलन कब हुआ? तो जो शिमला सम्मेलन हुआ था ये हुआ था आपका 1945 में। कब? 1945 में हुआ था शिमला सम्मेलन। बी यहाँ पर सही होगा। अगला है 133, भारत के संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? तो जो भारत का संविधान है इसमें जो सूचियां होंगी 3। अगला प्रश्न है 134, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है तो ये होगा आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। विकल्प भी यहाँ सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा 135, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन थी? तो जो सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज थी तो ये थी आपकी फातिमा बीबी। कौन? फातिमा बीबी। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है 136, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जो प्रस्तुत पुस्तक लिखी गई थी तो ये लिखी गई थी आपकी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। जो दादा भाई नौरोजी हैं ये माने जाते हैं महात्मा गांधी के गुरु। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, कई बार कुछ बोलना चाहते हैं और निकल कुछ और जाता है। तो अगला जो प्रश्न है, एक अकबरनामा किसकी रचना है? अकबरनामा की रचना किसने की, ये भी कहा जा सकता है। तो जो अकबरनामा नामक पुस्तक है तो ये अबुल फजल की होगी। इसमें अकबर के बारे में अबुल फजल ने बताया है। फिर जो प्रश्न है 138, 1977 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की को बहुमत मिला 1977 में?
तो जो 1977 में बहुमत मिला था, तो ये मिला था आपका जनता पार्टी को। किसको? जनता पार्टी को। हिमाचल प्रदेश की बात की जा रही है। देखिए, अभी जो कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, ठीक है, तो उस समय कौन सी पार्टी को अपना वर्चस्व स्थापित करने का मौका मिला, ये भी आपको बता देता हूँ। किसे मिला? कांग्रेस को। इससे पहले स्थिति ऐसी थी कि बीजेपी वाले हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ थे, परंतु अब बीजेपी वाले 2024 की बात कर रहा हूँ, बीजेपी वाले की यहाँ से पार्टी खत्म हो गई है, अर्थात ये चुनाव हार गए थे, और जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव जीत गई। बात की जाए लोकसभा चुनाव हाल ही में जो हुए थे, इसमें कौन सा दल या फिर कौन सा संगठन अपना मुख्य प्रधानमंत्री बनाने में कामयाब हुआ? आप सभी वाकिफ होंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री लगातार बने। इन्होंने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उनकी बराबरी की है। तो जो तीसरी बार पार्टी बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए की। किसकी? एनडीए की। एनडीए जैसे बीजेपी है और कुछ और दल हैं, जैसे शिवसेना हो गई, एनडीए होगी और आरजेडी होगी, बिहार के कुछ एक दल हैं, उनके साथ मिलकर इन्होंने अपनी एक तरह से दोबारा से अपनी जो प्रभुसत्ता है वो भारत में कायम करा। ये ध्यान रखना आपने। जेडीयू, आरजेडी नहीं, जेडीयू, ऐसे करके कुछ नाम है, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहे, पर आपने याद रखना है जो नरेंद्र मोदी हैं तीसरी बार बने एनडीए दल के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 139, दिल्ली में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना, तो वो किसे माना जाता है? तो ये होगा आपका 139 का जो सही विकल्प, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को। फिर जो रक्त और लोह की नीति थी, किसने अपनाई थी? रक्त और लोह की नीति बलबन के द्वारा। सिजदा, ये भी बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी है, इसने कहाँ पर? चित्तौड़ में आक्रमण किया था, इस कारण पद्मावत लिखा गया। हिंदी वालों को तो इसकी जानकारी होगी ही होगी। प्रश्न 140 क्या पूछा गया है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अब लोकितेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जो 140 में सही विकल्प हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका लाहौल स्पीति में है अब लोकितेश्वर मंदिर। मृकुला देवी मंदिर लाहौल स्पीति में स्थित है। ताबो मठ, ये भी यहीं पर स्थित है। सन 1009 में निम्न में से किसने नगरकोट कांगड़ा को लूटा? तो जो नगरकोट को 1009 में लूटा था, मोहम्मद गजनबी के द्वारा। अगला है 142, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो जो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी के तौर पर जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? ये होंगे आपके महान्यायवादी को। विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए 143, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जो सही विकल्प यहाँ पर होगा, तो वो होगा स्वामी पूर्णानंद। कौन? स्वामी पूर्णानंद। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। फिर है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सही विकल्प होगा लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। विकल्प सी। अगला प्रश्न है 145, कुल्लू जिले का स्थान निरमंड किससे संबंधित है? देखिए, मैंने ऊपर नाम लिया था निरमंड, तो यहाँ पर नाम आ गया निरमंड। तो जो 145 का सही विकल्प होगा, तो ये होगा आपका परशुराम से संबंधित। तो चलिए, निरमंड नाम यहाँ पर आ गया, तो एक चीज और आपको बता देता हूँ। कई बार ये भी पूछा जाता है, निरमंड में एक प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है 12 सालों के बाद, कौन सा है वो?
तो वो है भूंडा उत्सव। भूंडा उत्सव। भूंडा उत्सव मनाया जाता है निर्मल में, कितने समय बाद? 12 वर्षों बाद। शुरू शुरू में यहाँ पर नर बलि भी दी जाती थी, अर्थात कोई नर होता था या मनुष्य होता था, उसकी बलि दी जाती थी, परंतु अब ये चीज खत्म कर दी गई है। और काही का कहाँ मनाया जाता है? कुल्लू में ही मनाया जाता है। भूंडा भी कुल्लू में निर्मल में मनाया जाता है। बूढ़ी दिवाली निर्मल में मनाई जाती है। अगला प्रश्न 46। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? अभी हाल फिलहाल में ये हुआ था, आप सभी को पता ही होगा इसके बारे में। तो इसे कहा जाता है विमुद्रीकरण। जब भारत में सारे 500 के पुराने नोट और सारे 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए गए थे, तो इसे विमुद्रीकरण कहा गया था, ध्यान रखना। शुरू शुरू में यहाँ पर 2000 के नोट भी होते थे। जब 1000 का नोट बंद कर दिया गया ना, उसके बाद 2000 और 500 के नोट्स चलाए गए, परंतु कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि 2000 के नोट्स बंद कर दिए गए। अब सिर्फ 500 का बड़ा नोट है भारत में, ठीक है, 2000 का नहीं। अगला प्रश्न 147। 1954 में कौन सा जिला हिमाचल का 5वां जिला बना था? 1954 में, पहले 1954 से पहले हिमाचल प्रदेश में थे मात्र 4 जिले, परंतु 1954 में एक और जिला बना हिमाचल प्रदेश का। तो वो कौन सा था? तो ये था आपका बिलासपुर। कौन सा था? बिलासपुर। तो सी होगा सही विकल्प। अगला प्रश्न है 148। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो 148 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा पद्मा। पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा को वहां पर बांग्लादेश में। नाम यहाँ पर बांग्लादेश का आ गया। तो 2024 में आप सभी को पता है बांग्लादेश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्या हो गया वहां पर? जो वहां की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्हें वहां के कुछ विद्रोहियों के द्वारा एकत्रित हो गए। यहाँ या तो यह कह सकते हैं कि छात्र, पहले ये छात्र आंदोलन था, परंतु छात्र आंदोलन से ये गंभीर रूप धारण करता हुआ एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति वहां पर हुई। और जो वहां की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा। और जो वे बांग्लादेश छोड़कर भारत आए तो उसके पश्चात यहाँ पर तख्ता पलट हुआ। कुछ समय के लिए सेना ने अपने अधिकार में यहाँ पर आधिपत्य स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात कुछ अलग अलग नेता यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर अपनी सत्ता काबिज की। और फिर पहले तो ये शेख हसीना के लिए आंदोलन हुआ, फिर आजकल यहाँ पर स्थिति इस तरह से बनी है कि जो वहाँ पर 10 सांप्रदायिकता देखने के लिए मिल रही है। जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो ये वहाँ पर हिंदुओं को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उन्हें बांग्लादेश छोड़कर जाने के लिए कह रहे हैं। कुछ इस तरह की स्थिति यहाँ पर हो गई है वर्तमान में, ये भी ध्यान रखिए आप। पूछा जा सकता है शेख हसीना कहाँ की प्रधानमंत्री थी? तो आप बता सकते हो बांग्लादेश की। भाई दो ना पाई किस आंदोलन का विस्तार था? तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसका विस्तार था ये। तो डी होगा सही यहाँ पर। अगला प्रश्न 150। संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? तो ये किया गया 1949, 26 नवंबर 1949 को। तो सही विकल्प होगा डी, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर हमने किए 50 प्रश्न डिस्कस। ये अति महत्वपूर्ण होंगे आपकी परीक्षा हेतु। इसमें आपको नॉर्मल लग रहे होंगे, परंतु परीक्षा के समय आपको ये चीजें याद आएंगी जो मैं कह रहा हूँ, इसलिए ध्यान से आपने हर एक चीज को नोट करते रहना। जो नहीं आता है तो उन्हें नोट करते रहिए। ये मत देखिएगा कि ये एलटी टेट के प्रश्न है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी, नेट जेआरएफ या फिर कमीशन की, तो वहां पर भी आपको ये देखने के मिलेंगे। जो टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन होते हैं वो एलटी टेट में भी पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखकर आपने हर एक पी बाई क्यू सीरीज को देखना है, अन्यथा आप बाद में पछताओगे। जो भी कहता हूँ सोच समझ के कहता हूँ, सोच समझ के ही आप लिखा भी करें, आपको फायदा होगा इससे। कोई आपके डाउट रहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको हमारा पता ही है, तो वहां पर आप उसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सूचित कर देता हूँ हमारी टीम के द्वारा जो हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, और ये जो नोट्स हैं ये बुकलेट सीरीज़ में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसमें आपको 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर आप इनको लेने की इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वीडियो को पॉज कर भी नंबर को देख सकते हो। ठीक है, कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो समय पर आप इन्हें लीजिएगा और अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि ऐसा अधिक बार होता है कि जो ये नोट्स हैं, जो यहाँ पर क्वेश्चन हमने संकलित किए हैं, ये बार बार परीक्षा में आपको आते हुए दिखाई देते हैं, चाहे परीक्षा आपकी कोई भी क्यों ना हो। खासकर बात करूं LT टेट LT कमीशन, इसके लिए तो ये वरदान साबित होगी बुकलेट। काफ़ी रिपीटेड प्रश्न यहाँ पर संकलित किए गए हैं। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं नेट JRF PGT हिंदी की, तो वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज़ होगी। ये जो बुक है महत्वपूर्ण। आप इस हार्ड कॉपी बुकलेट नोट्स को अपने घर पर भी ऑर्डर कर सकते हो। जो आपको यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस पे आप संपर्क करना और इसे अपनी बुक को ऑर्डर कर देना। आपको घर बैठे ही ये नोट्स हार्ड कॉपी के तौर पर आपके घर पर उपलब्ध हो जाएंगे। कोई भी अगर इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो वो पेमेंट कर दीजिएगा और पूरा एड्रेस आपका दे देना है। आपको कुछ दिनों में आपके घर में ये हार्ड कॉपी नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। इसके सिवाय कोई क्वेरी रहती है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। धन्यवाद।